गाइस, मैं हूं सुमी चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स ऋषिकेश। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी नॉट सेट एग्ज़ाम के 45 डेज बचे हुए हैं। तो इन 45 डेज़ को कैसे आपको यूज़ करना है, अगर आप अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो ये 45 डेज़ भी आपको बहुत अच्छे सिलेक्शन के करीब ले जा सकते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी देखते हैं कि 45 डेज़ में हमें क्या करना है, किस तरीके का प्लान करना है और हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कि कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अब नए टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। अब गेम सिर्फ स्मार्ट रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी का है। अगर आप इन 45 डेज़ को भी सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ मैं स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। एक जो बिल्कुल फर्स्ट कैटेगरी में वो आते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। सेकंड कैटेगरी में वो आते हैं जिन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है, उनका सिलेबस हो चुका है लेकिन रिवीजन बार बार इतना अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ है। और थर्ड कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और काफ़ी टाइम उनका रिवीजन भी हो रखा है, उनकी अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी वाले जो न्यू फ्रेशर हैं, फ्रेशर में भी आजकल के बच्चे तो फिर भी बीएससी के टाइम पे भी, नर्सिंग के टाइम पे भी मतलब पूरा पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस नहीं हो रखा होता है। तो ऐसे बच्चे को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जितना आपने बीएससी में पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। उसके बाद आपको उसी टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और मतलब नया कुछ भी नहीं करना। आपको जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन निकालने हैं और पीवाईक्यू जरूर आपको देखने हैं क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत आपको हेल्प मिलती है। और फिर उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं जिनका एक बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया है और फिर उनका एक बार सिलेबस भी हो चुका है, रिवीजन में उनके कमी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस में उनकी कमी है, लेकिन वो स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम बताओ कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो आपको डर और टेंशन से काम नहीं लेना है। यहाँ पे इतने दिन नहीं बचे आपके पास कि आप डर और टेंशन से अपना जो टाइम है उसी को ही गंवा दो। तो आपको क्या करना है कि आपका सिलेबस तो हो रखा है, आपको पता है कि सिलेबस में क्या क्या आना है, वो बिल्कुल आपने जब स्टार्ट किया है तब से आपको पता होता है कि सिलेबस में क्या है। दूसरी चीज़, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में आपको क्या करना है कि जो 45 डेज बचे हैं उसमें से 15 डेज तक आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ में जैसे जिस टॉपिक का आप रिवीजन कर रहे हो उसी से रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको उसमें से देखना है कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस पर आपको एनालिसिस करना है कि इसका जो रॉन्ग हो रहा है उसका रीज़न क्या है। रीज़न ढूंढना है हमें कि पहला रीज़न हो सकता है कि हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है। दूसरा रीज़न आपका ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। मेरे साथ तो ऐसे होता था कि मैं ऊपर की लाइन पढ़ के फिर उसके बाद में आंसर एज्यूम कर लेती थी कि हाँ हो सकता है कि यही आंसर होगा और फिर मेरा वो आंसर रॉन्ग जाता था। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। चाहे वो क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन फिर भी उसको पढ़ना है, एग्ज़ाम में भी पढ़ना है और अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले ईयर जो क्वेश्चन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे टॉपिक लिए गए हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या फिर आप अब करना चाहते हो तो टेस्ट ज़रूर लगाइए। टेस्ट देने से आपका एनालिसिस होता है और एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपको करनी है और उसके अलावा आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट से भी आपको अपना एनालिसिस करना है और टेस्ट देने के बाद अगर आपकी रैंक अच्छी आती है या फिर बहुत ही कम आती है तो उसमें दुखी होने की और ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दुखी इसलिए नहीं होना कि दूसरे बच्चों को देख के, उनकी अच्छी रैंक देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। अपनी मिस्टेक पे फोकस करना है कि मेरी कहाँ गलती है और कहाँ मैं इसको सुधार करूँ, कहाँ मैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, कौन सा टॉपिक मेरा है जो वीक है उस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। और जो मिस्टेक नोटबुक आपको बनानी है, उस मिस्टेक नोटबुक में आपके वो टॉपिक या वो पॉइंट लिखने हैं जो शॉर्ट में लिखना है ताकि आप एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सको। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस है लेकिन कुछ मार्क्स से वो रह जाते हैं। मतलब उसने बहुत सारे एग्जाम दे दिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मार्क्स से वो रह रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या करना है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन कुछ कम टाइम में आपको अच्छे से रिवीजन करना है क्योंकि आपका इतनी बार रिवीजन हो रखा है
तो आपका रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा। रिवीजन करना जरूर है, ऐसे नहीं कि रिवीजन नहीं करना, रिवीजन तो बिल्कुल करना ही है। मेन पार्ट ही आपका रिवीजन है, और रिवीजन भी आपको जितना हो सके आप अपने नोट्स से करिए। आपको फ़ोन से, लैपटॉप से, दूसरी क्लास से, दूसरी बुक से भी आप कर सकते हो, लेकिन उसी बुक से करिए जिसको आपने पहले कई बार पढ़ा है, या फिर अपने नोट्स। सबसे बेस्ट मेरे हैं नोट्स, और नोट्स को तो मैंने आज भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखे हैं। मुझे उन नोट्स से इतना लगाव हो गया कि बस पूछो मत, कि मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखे हैं कि जैसे कोई कीमती चीज़ संभाल के रखते हैं वैसे, क्योंकि उनके एक एक पेज से हमें लगाव हो जाता है, क्योंकि हमने उसको इतनी बार पढ़ रखा होता है कि हमें पता है कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो नोट्स का रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो रखी है। तो मॉक टेस्ट का जो आप एनालिसिस करोगे उसमें भी इतना टाइम नहीं लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, यूटिलाइज ही होगा। तो ऐसे करके आपको नॉट सेट 11 की प्रिपरेशन करनी है, तो लग जाइए आज से ही, अभी से ही। वैसे तो आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, आप अपने आप को चाहे कितने ही टाइम टेबल में बांध दोगे, लेकिन फिर भी आपको इन 4 पॉइंट्स का तो ध्यान रखना ही रखना है। सबसे पहला रिवीजन, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, और तीसरा मॉक टेस्ट, और चौथा एनालिसिस। और शॉर्ट नोट में जो मिस्टेक नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। तो इन 4 पॉइंट्स का ही मेन ध्यान रखना है। बाकी कौन से मेजर सब्जेक्ट है, कौन से माइनर सब्जेक्ट है, वो आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और PYQ देख के आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि ये 45 डेज बहुत होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हो, आप नए नए तरीके से नई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते हो, तो अगर आप स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, बदलते रहोगे, तो फिर आप उसी में फंस जाओगे। इसलिए आपको एक ही प्लान फोकस करना है, एक ही बुक से प्रैक्टिस करनी है, रिविज़न करना है, और इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। आप सोचते होंगे कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन का सबसे बेस्ट टाइम मेरे अकॉर्डिंग तो है मॉर्निंग का, कि आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। मॉर्निंग में आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जिसको आप बार बार भूल जाते हो, जो आपके लिए टफ है। तो सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में। फिर उसके बाद में आप MCQ करिए, या फिर थोड़ा रेस्ट करके आप टेस्ट पेपर लगाइए, वो आपके अकॉर्डिंग। बाकी ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आपको टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग है, और ज़्यादा अपने को बांधना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने फ्रेश माइंड से प्रैक्टिस करते रहिए। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एक ही प्लान फॉलो करते हैं, और सिलेक्शन इंटेलिजेंसी से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंसी से और एक ही चीज़ को फॉलो करने से। अगर आप रिवीजन स्ट्रॉन्ग रखते हो और MCQ प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आप इन 45 डेज में भी बहुत कुछ कर सकते हो। और मेरी तरफ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल पॉइंट ये है कि आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका इंटरनल मोटिवेशन काम करेगा। उसमें मेरा जो फेवरेट था वो था कि आपको रात में सोने से पहले आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को याद करना है। अपने पेरेंट्स को ये एज्यूम करके याद करना है कि आपका सिलेक्शन होगा, तब आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। तो यही चीज़ आपको सोच के आपको सोना है। आपको किसी और के मोटिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लग जाइए अपने गोल के लिए, और जैसे ही सिलेक्शन होता है तो मुझे यहाँ आकर के ज़रूर बताइए कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और अगर मेरे इन पॉइंट्स में से कुछ भी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट फॉर नॉट सेट एग्ज़ाम।